हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे 11th का टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट। और यूनिट एंड मेजरमेंट देखने से पहले एक खास चीज जो मैं आप लोग को बता दूं, ये हालांकि चैप्टर जो है वो तो अभी नहीं है, जो आप लोग का यूनिट फर्स्ट है, फिजिकल वर्ड जो है। लेकिन फिजिकल वर्ड में एक खास चीज है जिस पे आपको ध्यान देना है, और वो खास चीज है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या है? वैसे फोर्स यदि मैं बात करता हूं तो फोर्स बहुत टाइप का होता है। आप लोगों ने फोर्स देखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, केमिकल फोर्स होता है, केमिकल बॉन्ड जो आप लोग पढ़ते हैं वो भी एक तरीके का फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स हम लोग लेते हैं। बहुत सारा फोर्स आपको पढ़ना है, यदि आप लोग नहीं पढ़े हो तो। 9-10 का जो सिलेबस होता है बहुत छोटा सा होता है, 11 का सिलेबस बहुत भारी होता है। आप लोग को देख के थोड़ा सा डर भी लगेगा। 11 के सिलेबस पर आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इसमें फंडामेंटल फोर्सेस क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस वो फोर्स होता है जो बेसिकली हमारे यूनिवर्स के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है, हमारे नेचर के लिए बहुत जरूरी है। या ये कहना चाहिए कि हमारा जो नेचर है, बाकी जो फोर्सेस है वो इन्हीं के अंतर्गत आता है। बाकी यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे फंडामेंटल फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करूँ तो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में शामिल हो जाता है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग टाइप का फोर्स है। तो फंडामेंटल फोर्सेस मैं आपको पहले आज यहाँ पे बता दूं। फंडामेंटल फोर्सेस चार टाइप का है। एक फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कौन सा फोर्स होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये होता है हमारा F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ये है हमारा m1 और ये है हमारा m2। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? r। और इनमें जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बेसिक ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह एग्जिस्ट करेगा जहां पर मास है, और जिन चीजों में मास नहीं है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे नहीं लगता है। ठीक है, जैसे यदि मैं लाइट की बात करूं तो लाइट जो होता है, लाइट पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि लाइट में मास होता ही नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से जिन जिन चीजों पे भी मास होगा, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। अर्थ और सन के बीच के फोर्स की बात होती है, अर्थ और मार्स के बीच के फोर्स की बात हो रही है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप इमेजिन कर सकते हो कि यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे तो क्या हो सकता है। तो यदि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे तो ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, अर्थ अपने ऑर्बिट पे नहीं होगा, कहीं और हो सकता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत जरूरी है। दूसरा होता है हमारा बीटा डीके के समय होने वाला फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वीक फोर्स। और वीक फोर्स जो होता है वो बीटा डीके के समय में मिलता है। वीक फोर्स इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब नैनो सेकेंड के लिए ये फोर्स लगता है ना। होता क्या है, न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा, तो उसके समय जब बीटा डीकेज होती हैं तो उस समय ये फोर्स लगता है। खैर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ इतना याद रखो कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक वीक फोर्स होता है, एक फोर्स हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कूलाम फोर्स आता है, दो चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स आ जाता है ना। दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स आ जाता है। कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप फोर्स आएगा। दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स है तो वो फोर्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आ जाएगा। तो आमतौर पे डेली लाइफ में जो भी फोर्स हम लोग देखते हैं वो फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। डेली लाइफ में यदि फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है तो आप बोल सकते हो फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एटम के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना प्रोटॉन के अराउंड में, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और चौथा फोर्स जो है वो है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्थ टाइप का फोर्स है। देखो, सबसे ऊपर का जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे बड़े सिस्टम को बताता है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बहुत बड़ा सिस्टम है, और जो न्यूक्लियर फोर्स है ये सबसे छोटे सिस्टम को बताता है। तो अब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियर फोर्स कैसे मिलेगा, देखो ये है हमारा एटम। हमारा कोई भी जो मैटर होता है, ये मैटर बनता है पार्टिकल से, पार्टिकल बनता है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल बनता है एटम से, और एटम में होता है न्यूक्लियस। ये चीज है, ये स्ट्रक्चर सभी जगह पे काम आने वाला है। तो यदि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि यदि चौक है और चौक से मैं लिखूं, यहाँ पे मेरे हाथ में मार्कर ना रहे, यदि मेरे हाथ में चौक हो और मैं यहाँ पे चौक से लिखता हूं, तो चौक का पार्टिकल नीचे आएगा। अब चौक और इस ब्लैक बोर्ड के बीच में जो फोर्स लगा वो फ्रिक्शन फोर्स लगा। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ। तो वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स है। लेकिन यहां जैसे मैं मार्कर में लिख रहा हूं तो भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स है। तो अब बात करते हैं कि जो चौक है, चौक का पार्टिकल नीचे गिरा, चौक का पार्टिकल नीचे गिर गया, तो अब एक चौक में से कितने पार्टिकल है, तो बहुत सारे पार्टिकल है, मिलियंस ट्रिलियंस, बहुत सारा है, काउंट नहीं कर सकते इतना पार्टिकल। अब ये पार्टिकल बन गया, एक पार्टिकल को उठाओ। अब उस एक पार्टिकल को जब आप सोचो, इमेजिन करो, उससे कहीं ज्यादा जितने पार्टिकल हैं उससे कहीं ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल होगा। उस एक मॉलिक्यूल को उठाओ, उस एक मॉलिक्यूल में एटम होगा। अब हम एक एटम की बात करें तो हमारा जो एटम होता है वो एटम में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, और इसी में होता है हमारा न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो सिंपली जब हम किसी भी चीज को चार्ज करते हैं, या फिर हम करंट फ्लो की जब हम बात करते हैं, या किसी भी चीज को जब हम चार्ज की बात करेंगे, तो चार्ज जब हम करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। ये 12th का टॉपिक है, फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ। इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जा सकते हैं। लेकिन जब हम हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, जब हम एटम बम की बात करते हैं, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन टाइप की चीजों पे हम बात करते हैं, तो उस केस में न्यूक्लियस पे रिएक्शन होता है। यहाँ पे जो भी रिएक्शन करवाना है वो न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत आजकल जो एनर्जी चल रही है, एटॉमिक एनर्जी की जब बात होती है तो एटॉमिक एनर्जी का मतलब है न्यूक्लियस वाली एनर्जी, न्यूक्लियर की एनर्जी, है ना। तो इसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब देखो, हमारा न्यूक्लियस जो है ये यदि अनस्टेबल रहा, मान लो किसी भी तरीके से ये अनस्टेबल हो जाए, तो इससे हमारा एटम अनस्टेबल हो जाएगा। मान लो न्यूक्लियस का साइज अचानक बढ़ने लगे, गुब्बारे के जैसा हो जाए, कि न्यूक्लियस गुब्बारे के जैसा ऐसा बढ़ने लगे, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, एटम भी तो बढ़ेगा, एटम बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल भी तो बढ़ेगा, मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो पार्टिकल भी बढ़ेगा, और पार्टिकल बढ़ेगा तो मैटर बढ़ेगा। मतलब ये है कि इतना छोटा सा चीज फिर अचानक इतना बड़ा हो गया, फिर अचानक इतना बड़ा हो गया, और फिर अचानक इतना बड़ा हो गया, या ये सीधा सीधा ऐसा हो गया। ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। आमतौर पे आप लोग यदि कोई सीरियल देखते हो तो उस सीरियल में, जैसे पुराने सीरियल होते हैं ना जिसमें राक्षस होता है, अचानक बढ़ जाता है, एकदम एकदम बड़ा हो गया है ना। या आप लोग हॉलीवुड फिल्म वगैरह देखोगे तो हॉलीवुड फिल्म में भी ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कि कोई अचानक एकदम बड़ा हो गया, साइज बढ़ गया है। जैसे हल्क टाइप की मूवी आप देखना, बढ़िया मज़ेदार हॉलीवुड पिक्चर, तो उसमें वो अचानक एग्रेसिव होता है और अचानक बढ़ जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अभी तक वैसा हुआ नहीं है। पुराने जमाने में होता था, नहीं होता था, हम इस पे बात नहीं करते। क्या सच्चाई है, कैसा है कि भाई कोई आया अचानक से बढ़ गया, अचानक कोई हैवान है अचानक अपना साइज बढ़ा लिया, ऐसा होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में हम बात नहीं करते। कंफर्म नहीं है कि वो होता है कि नहीं होता। लेकिन
साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि यदि हम हर न्यूक्लियस का साइज बढ़ाएं तो एटम का साइज बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूल बढ़ेगा, पार्टिकल बढ़ेगा, मैटर बढ़ेगा। तो यदि मैं ये एक्सपेरिमेंट करूं कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ाऊं और मान लो मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, तो हो सकता है मेरा बॉडी का साइज बढ़ जाए, ठीक है, पर ऐसा चांसेस बहुत कम है, ऐसे चांसेस में लोग मर भी सकते हैं, ठीक। तो एक एग्जाम्पल ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। तो होता क्या चीज है कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो हमेशा स्टेबल रहता है, न्यूक्लियस कभी भी अनस्टेबल नहीं होता है। तो न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं होता है तो होता क्या चीज है, जैसे एक फोर्स होता है कुलाम फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं या जो बच्चे आफ्टर ट्वेल्थ इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ट्वेल्थ पास है उनको पता होगा कि ये चार्ज होता है, जो ट्वेल्थ में है उनको भी पता ही ये होता है। लेकिन जो बच्चे 11th में हैं उनको मैं बता दूं कि ये फोर्स दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, दो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में लगने वाला फोर्स है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो अब यहां सवाल ये है कि ये फोर्स कैसा होगा, तो यदि दोनों Q1 और Q2 पॉजिटिव पॉजिटिव है या Q1 और Q2 नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये होता है हमारा रिपल्सिव फोर्स, ये एक दूसरे को दूर करेंगे, सेम साइज के हैं तो। और यदि ये अपोजिट साइज के हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यदि फोर्स सेम साइज के हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, दूर करेंगे। और यदि ये फोर्स अपोजिट साइड के, जैसे यहां पे मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। अब थोड़ा सा हम न्यूक्लियस पे फोकस करते हैं। हमारा न्यूक्लियस देखो, ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, सारा का सारा न्यूक्लियस है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भरा हुआ है। अब ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होना चाहिए, हमारा न्यूक्लियस बढ़ना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। न्यूक्लियस जो है ना गुब्बारे के जैसा, सोचो एक छोटा सा गुब्बारा है, उसमें जब आप हवा डालोगे तो वो ऐसा फैलता है। तो आप सोचो कि यदि ये सारे के सारे प्रोटॉन एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बावजूद वो साइज न्यूक्लियस का उतना ही बड़ा है, जबकि हमारा कूलाम फोर्स कहता है कि फोर्स लगेगा तो वो चार्ज दूर जाएंगे, और जब वो चार्ज दूर जाएंगे तो उससे हमारा न्यूक्लियस का साइज बढ़ना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर ये हमारा फोर्स होता है न्यूक्लियस फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, उसको एडजस्ट करके रखेगा। न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन है उन प्रोटॉनों के बीच में वो फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, कूलाम फोर्स भी लगेगा। कूलाम फोर्स लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर पाता बहुत छोटा अमाउंट का, तो न्यूक्लियर फोर्स देखो कितना भारी फोर्स है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है यही इस पूरे सिस्टम को स्टेबल, जैसे इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा गिर जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गिरना चाहिए या प्रोटॉन निकलना चाहिए, पर ये भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि रदरफोर्ड का जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो रदरफोर्ड ने जब बहुत पहले, क्योंकि उस जमाने में तो लोगों के पास उतना बोलना चाहिए कि उतने साधन थे भी नहीं कि जिससे लोगों को पता चले, तो रदरफोर्ड ने एक कॉन्सेप्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 ऐसा गिर जाएगा। ये रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट था, पर ये गलत कॉन्सेप्ट था। बाद में इसको बोहर ने चेंज किया। उन्होंने बताया कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह घूमते ही रहता है, इलेक्ट्रॉन कहीं गिरता नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऐसा घूमेगा। जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड कंटिन्यूअसली घूम रहा है, ना तो वो नीचे आ रहा है ना तो वो ऊपर जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ना वो सन की तरफ जा रहा है ना तो वो सन से दूर जा रहा है। तो उसको कौन बांध के रखा है? उसको बांध के रखा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स अनस्टेबल हो जाए तो अर्थ की सिचुएशन जो है वो अलग होगी, मतलब अर्थ कहीं और होगा। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली 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 घूम रहे हैं ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली ऐसा घूमेगा, ये घूमते रहता है घूमते रहता है। तो स्टेबल कौन के रखा, स्टेबल किसने करके रखा है इसको? न्यूक्लियर फोर्स ने। तो आप सोच लो ये न्यूक्लियर फोर्स अपने आप में कितना बड़ा है, ये जानने का चीज है।
ठीक है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड में यही एक चीज है। जब आप फिजिकल वर्ल्ड पढ़ेंगे, यदि आप उसको सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ लो, क्योंकि वो चैप्टर 1 है, हालांकि कई जगह पे उसको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसको एक बार जानकारी के लिए पढ़ो। तो आप जब उसको जानकारी के लिए पढ़ोगे तो आपको फिर वो सब चीजें समझ में आने लगेगी कि उसमें दिया हुआ है कि फिजिक्स कौन से सब्जेक्ट के साथ कैसा रिलेशन देता है, मैथ्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, फिजिक्स का साइंस के साथ क्या रिलेशन है। बेसिकली हमारा फिजिक्स है नेचर। हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिक्स में आपको सब चीजें दिखाई देंगी, वो सब चीजें नेचर में है। फिजिक्स में जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो कोई ऐसा चीज नहीं मिलेगा जो नेचर में नहीं हो, वो सब चीज आपको दिखता है। नेचर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेड़ पौधे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वो नहीं है नेचर में। नेचर में आपको फोर्स मिलेगा जिसकी वजह से आप चल पाते हो, जिसकी वजह से आप दौड़ पाते हो, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से आप चीज़ों को खा पाते हो। नेचर में आपको ग्रेविटी मिलेगा जिसकी वजह से चीज़ें जो है नीचे जाती है। नेचर में आपको फ्लूइड का फ्लो मिलेगा जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो करता है, होता है ना। नेचर में आपको वेव मिलेगा, साउंड वेव मिलेगा। इस तरीके से सारी की सारी चीजें नेचर में है। हमको बस क्या करना है, उसको थोड़ा सा फिजिक्स के तरीके से देखना है। फिजिक्स समझने का, फिजिक्स जानने का ये सबसे बढ़िया तरीका। यदि आपको वाकई में फिजिक्स सीखना है, जो बच्चे बायोलॉजी के बच्चे हैं जिनको फिजिक्स ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उन बच्चों को यदि फिजिक्स सीखना है तो फिजिक्स सीखने के लिए आमतौर पे होता क्या चीज़ है कि हम लोग बुक से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप चीज़ें ठीक से बुक से पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप बुक से ना पढ़ो, लेकिन उसको आप नेचर में ढूंढने की कोशिश करो। नेचर में जब आप ढूंढोगे तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। जैसे मैंने बताया कि जब आप किसी सीरियल को देखोगे और आपको कोई ऐसा दानव बढ़ता हुआ दिख गया, तो आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए, घंटी बजना चाहिए कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, और नहीं हो सकता मैं अपना शरीर क्यों नहीं बढ़ा सकता, या मैं अपना शरीर छोटा क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा भी शरीर बना हुआ है तो किससे बना है, एटम से बना, मॉलिक्यूल से बना। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, एटम के साइज को बढ़ाना पड़ेगा। एटम का साइज नहीं बढ़ सकता, क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स स्टेबल करके रखा है। तो मुझको उस न्यूक्लियर फोर्स को समझना पड़ेगा कि वो न्यूक्लियर फोर्स कैसे स्टेबल करके रखा है। यदि हम सन में बात करते हैं, सन में इतनी एनर्जी कई सालों से, करोड़ों ईयर से सन जो है वो हमको इतनी एनर्जी इतनी ही दे रहा है, और अभी आगे भी बहुत देगा। ऐसा नहीं कि 2-4 साल में एकदम ऐसा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कई करोड़ों साल तक अभी उसको देना है। तो ऐसा क्या चीज हो रहा है वहां पे जिसकी वजह से वो दे रहा है। तो जब आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे, जब आप उसको जानने की कोशिश करोगे, तब आपको फिजिक्स समझ में आएगा। हमारा जो हमारा तरीका है ना पढ़ने का, वो मैकाले का सिस्टम दिया हुआ सिस्टम है। हमको उस चीज से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। मैकाले के सिस्टम से जब आप ऊपर उठोगे, जब आप चीज़ों को जानना सीखोगे, जब आप चीज़ों को समझना सीखोगे, तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। मैं ये हर बार बताता हूँ, अपने हर स्टूडेंट को बताता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो अपने आप को साइंटिस्ट मान के आप पढ़ाई करो। ऐसा मत मानो कि आप 11th के स्टूडेंट हो। आप ढूंढो चीज़ों को, जब तक आप में ढूंढने की, जानने की इच्छा नहीं होगी। और यदि आप साइंस वाले नहीं हो, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, या कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो कोई बीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, या कॉमर्स या सीए की तैयारी कर रहा है, तो सिर्फ तैयारी करने से और बुक को पढ़ने से काम नहीं बनेगा। आप उसको जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं, एनालिटिकल अप्रोच जब तक आपके अंदर आएगा नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे आप उसको धीरे धीरे लाओ, अचानक से नहीं आएगा, है ना। कई लोग अचानक एकदम जागृत हो जाते हैं, बोले सर बोले हैं कि जानना है तो धूप में खड़े होकर सूर्य को देखेंगे। भाई वैसा मत करो, वैसा नहीं जानना आपको, है ना। कई लोगों को रहता है ऐसा। धीरे धीरे आप कोशिश करो, एक चीज पकड़ो और उस चीज के बारे में सोचना शुरू करो। जैसे न्यूटन ने सोचा कि एप्पल गिर गया, तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या हो रहा है, तो उनको चीजें समझ में आई। चलिए, ये तो था हमारा बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सा फोर्स ज्यादा बड़ा है, कौन सा फोर्स ज्यादा छोटा है। तो देखो, सबसे बड़े सिस्टम पे लगने वाला फोर्स सबसे छोटा। यहां पे सीक्वेंस आता है, न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन वीक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे ज्यादा यदि है कोई फोर्स ज्यादा लेवल पे, तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे बड़ा फोर्स है।
हर चीज को इसने बैलेंस करके रखा। आप छोटी से छोटी चीजें देखो, बड़ी से बड़ी चीजें देखो, आप निर्जीव को देखो, सजीव को देखो। फिजिक्स के हिसाब से हम निर्जीव सजीव नहीं है, फिजिक्स के हिसाब से हम एक ऑब्जेक्ट है। इस पेन में और मेरे में बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस बायोलॉजी के हिसाब से डिफरेंस है कि इसके पास किडनी नहीं है, मेरे पास है। इसके पास आंखें नहीं है, मेरे पास है। इसके पास मुंह नहीं है, मेरे पास है। अभी इसके पास मुंह होता तो बोलता मैं थक गया हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो फिजिक्स ये कहता है कि ये जो है, इसमें जो है वो, हाँ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, मेरी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, मेरी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको क्या करना है, याद रखना है। न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन वीक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये है आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो तो आपकी मर्जी है। यदि आपकी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो आप पढ़ लो जितना पढ़ाया जा रहा है। ये जो मैंने आपको बताया ये आपकी जानकारी के लिए है। जानकारी के लिए मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए है। तो जो बच्चे 11th से 12th में गए हैं वो इनको एक बार जरूर, सॉरी 10th से जो 11th में गए हैं वो बच्चे इसको जरूर देखें। जब आप इसको देखोगे ना तो आपको फिर समझ में आ जाएगा क्या है। हम बात करते हैं यूनिट 2, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट 2 में हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट किस तरीके से, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है मतलब कैसा है कि किसी भी चीज का मेजरमेंट जब तक हम नहीं कर पाएंगे, उस चीज के बारे में सही डिस्क्रिप्शन हम नहीं दे पाएंगे, मतलब उसका सही मूल्यांकन आप नहीं कर पाओगे। तो उसका मेजरमेंट बहुत जरूरी है। जैसे कहीं आप किराना दुकान पे जब जाओगे, आपको मान लो शक्कर लेना है या चाय पत्ती या कोई भी चीज जब आपको लेना होगा ना, तो आप क्या बोलोगे उनको कि भैया इतना दे दो, इतना केजी का दे दो, इतना हाफ केजी का दे दो, या 100 ग्राम दे दो, या 200 ग्राम दे दो। तो यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पेट्रोल डलाने जाओगे, तो पेट्रोल डलाने जाओगे तो भी आप बोलोगे कि भैया 1 लीटर दे दो, आधा लीटर दे दो, बोलोगे ना ऐसा। तो दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला है मैग्नीट्यूड। हम जो बता रहे सामने वाले को, हम फिजिकल क्वांटिटी को जब बताते हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी हो गया मेरा लिक्विड की, कितने अमाउंट का लिक्विड लेना है, कितने अमाउंट का पेट्रोल लेना है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को या किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए दो चीजें जरूरी है। पहला चीज ये है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास होना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। दूसरी चीज है उसका यूनिट। तो दो चीजों का ध्यान रखना है भाई। एक है मैग्नीट्यूड, आमतौर पे साधारण बोलचाल की भाषा में हम दोनों का उपयोग करते हैं, और दूसरा है हमारा यूनिट। मैग्नीट्यूड मतलब आप जैसे 1 लीटर का पेट्रोल, 1 लीटर एक मैग्नीट्यूड है और लीटर उसका यूनिट है। उसी तरीके से मान लो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2 लीटर, ये आ रहा है हमारा मैग्नीट्यूड और ये आ रहा है हमारा यूनिट। तो दोनों चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट में देखो, यदि हम मैग्नीट्यूड और यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/मैग्नीट्यूड, या इसको साधारण भाषा में मैं बात करूं तो यदि हमारा मैग्नीट्यूड छोटा है तो यूनिट बड़ा होगा, और यदि हमारा मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यूनिट छोटा होगा। आ रहा है ना समझ में? मैग्नीट्यूड यदि छोटा है तो हमारा यूनिट बड़ा होगा। जैसे 1 लीटर, जैसे 1 किलोग्राम ले लो, चलो ये ज्यादा समझ में आएगा। 1 किलोग्राम, देखो मैग्नीट्यूड हमारा छोटा है, यूनिट बड़ा हो गया। अब इसको मैं 1000 ग्राम कर दूं, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना। मैंने मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, मेरा यूनिट छोटा हो गया। तो जब आप दुकान में जाओगे तो उसको बोलोगे भैया 1 kg का सामान दे दो, तो भी वो 1 kg ही तौल के देगा। लेकिन जब आप तौलने वाले सिस्टम पे देखोगे तो वो 1 kg ना दिखा के 1000 ऐसा 1000 ग्राम, क्योंकि वो ग्राम में सेट करके रखा है। समझ में? तो मैग्नीट्यूड को यदि आप बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो क्या होगा, यूनिट छोटा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड छोटा करोगे तो क्या होगा, यूनिट बड़ा होगा। ठीक, अब
पुराने जमाने के सिस्टम की हम बात करें तो जो हमारा मेजरमेंट का सिस्टम था वो सिस्टम कैसा था। तो मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो सिस्टम था पहले सीजीएस सिस्टम। चार सिस्टम हमको यहाँ पे देखना है, वैसे देखना तो एक ही सिस्टम है, एसआई सिस्टम ही देखना है। सारा कैलकुलेशन जो अब आगे जाके आप लोग को फिजिक्स का जो भी कैलकुलेशन होगा ना, वो सारा कैलकुलेशन आप लोग क्या करोगे, पूरा एसआई यूनिट में करोगे। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम है, फिर एफपीएस सिस्टम, सॉरी दूसरा, तीसरा है फिर हमारा एमकेएस सिस्टम, और फोर्थ वन इज एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड याद रखेंगे। सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, एस का मतलब है सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। इसका मतलब होता है फुट, एफ का मतलब, पी का मतलब होता है फुट पाउंड, और ये होता है सेकेंड। देखिए एफपीएस सिस्टम जो है ना ब्रिटिश सिस्टम, जब ब्रिटिश यहाँ आए तो उन्होंने अपना एक सिस्टम लाया एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम जब आया तो आज भी आप लोग देखना कि कई लोग बात करते हैं कि इतने फुट का है, इतने फीट का है, इतना ये है, इतना वो, तो वो एफपीएस सिस्टम है। अगला है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मतलब है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम जो है आज वर्तमान में ये सारा चीज जो है एसआई सिस्टम में चलता है। तो सीजीएस सिस्टम कन्वर्ट हम कर सकते हैं, एफपीएस सिस्टम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नीड ऑफ एसआई सिस्टम देखते हैं, जरूरत क्यों पड़ी, हमको एसआई सिस्टम की जरूरत क्यों है। भाई हमारे पास तो बहुत सारा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, लेकिन एसआई सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं। मान लो कहीं मीटिंग में एक इंडियन बैठा, एक चाइनीज बैठा, एक ब्रिटिशर्स बैठा, एक रशियन बैठा, और इस तरीके से अलग अलग अफ्रीकन वाले बैठे, अलग अलग 10 देश के लोग बैठे हैं, और वो सब अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो समस्या ये आएगा कि भाई किसी को किसी की बात समझ में आएगी नहीं, चाइना वाला क्या बोल रही है इंडियन को समझ नहीं आएगा, इंडिया वाला क्या बोल रहा है चाइना को समझ नहीं आएगा। इसी तरीके से कोई उर्दू वाला, कोई तेलुगु वाला, कोई कन्नड़ वाला बैठ गया तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो भी बातें होंगी इंग्लिश में होंगी, और यदि किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा है तो फिर एक कन्वर्टर रखेगा वो। इसी तरीके से यहाँ अलग अलग सिस्टम जब बना तो मेजरमेंट जो है वो सब अपने अपने हिसाब से करने लगे। ब्रिटिशर्स जो है वो एफपीएस से करने लगे, फ्रांस वाले सीजीएस से करने लगे, कहीं और कुछ और से करने लगे। तो एक ऐसा ही सिस्टम, ऐसे सिस्टम की बात हुई जो यूनिवर्सल सिस्टम, जिसपे सब बात कर सके, तो वो बना हमारा एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो एसआई सिस्टम, अब जब एसआई सिस्टम बना तो अब सारा मेजरमेंट जो है वो एसआई सिस्टम पे होता है। तो अब यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, यदि आप साइंस पढ़ रहे हो, तो आपको सारा कैलकुलेशन एसआई सिस्टम पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, सीजीएस सिस्टम पे भी आप काम कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ज्यादातर समय में आप मान के चलो कि आपको क्या करना है, एसआई सिस्टम लेना है, ठीक। तो ये हमारा आज बेसिक क्लास रहा यूनिट और मेजरमेंट का। जो अगला क्लास होगा, अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा उनके यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए। फिजिक्स में दिक्कतें हैं तो आप बताइए क्या दिक्कत है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके फिजिक्स को स्ट्रांग बना सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं वो दे सकूं जो आप जानना चाहते हो। मैं बुकिश लैंग्वेज से हट के बात करने की कोशिश करता हूं, और एक डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे नीट के बच्चे हैं तो नीट के बच्चों को सिर्फ बॉडी समझ में आता है, ब्लड फ्लो समझ में आता है, ब्रेन समझ में आता है, किडनी लीवर समझ में आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको उनके लैंग्वेज में बात करूँ, ठीक है। तो जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, वो चैनल सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारा मटेरियल 11 12 जेडब्ल्यू नीट के सारे मटेरियल्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और जो बच्चे बाहर के बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें। ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं। जो महासमुंद लोकल के बच्चे हैं जो ऑफलाइन आना चाहते हैं ऑफलाइन आ सकते हैं, और जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ज्वाइन नहीं करना चाहते वो यूट्यूब से भी हमारे संपर्क में रह सकते हैं,
ठीक है।